भी जो मुसलमानों में गरीब हुआ करते थे और जो अमीर हुआ करते थे उनका एक सामाजिक एक तामीरी बंटवारा करके गरीब अमीर की शिनाख्त करके तो बड़ों पर ज़कात फ़र्ज़ की गई ताकि गरीब को दो, इससे इनका सामाजिक स्तर बढ़ सके, उनका रोज़ी रोटी चल सके। चूँकि भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत में ये व्यवस्था नहीं लागू हो सकती है। तो लोकतांत्रिक देश में जो भारतीय संविधान हमारा है उसके आइन में जो दबे कुचले को आगे लाने का जो आरक्षण का प्रावधान है, तो उसके माध्यम से जो दबे कुचले तबके को आगे लाने के लिए ये प्रावधान है। और हमें भारतीय संविधान ने ये अधिकार दिया है। जो भारत की विभिन्न रिपोर्टें आई उसमें ये खुलासा हुआ है कि हम पिछड़े हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से। तो हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमें प्रदत्त अधिकार मिले हैं, जो अवसर हैं हमारे लिए, उसके अंतर्गत हम अपने समाज आगे लाना चाहते हैं। हम अपने समाज को मुख्य बनाना चाहते हैं। हम मुस्लिम समाज, हमारी धार्मिक मुस्लिम हमारी इस्लाम हमारी एक धार्मिक आइडेंटिटी है और पसमानदा हमारी एक सामाजिक पहचान है। हम सामाजिक सुधार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि धार्मिक सुधार की लड़ाई है। इसके बरक्स अशराफ धार्मिक चादर उड़ा के वो अशराफ का सामाजिक सुधार की लड़ाई लड़ रहा है। वो अशराफ के वर्चस्व और सामाजिक सुधार की लड़ाई लड़ रहा है। और सवाल मैं देख रहा हूँ आप लोगों के, ये अल्तमश मोहम्मद साहब ने एक और सवाल किया है। कई लोग सवाल करते हैं कि क्या पूरा मुस्लिम समाज ही पिछड़ा हुआ है, हम मुस्लिम आरक्षण क्यों बात ना करें। देखिए, भारत में भारत की जो व्यवस्था है, भारत जो बटा हुआ जाति व्यवस्था पे बटा हुआ है। कभी आपने देखा है कि आप बहुत बड़े लान में बैठे हो जाएं तो आप देखते हैं किसी लान में आप बैठेंगे तो आपको वो लान जो है या किसी सैयद साहब का मिलेगा, या किसी खान साहब का मिलेगा, या ना किसी मुग़ल साहब का मिलेगा, या किसी शेख साहब का मिलेगा, या किसी पंडित जी का मिलेगा, या किसी ठाकुर साहब का मिलेगा, या किसी गुप्ता जी का मिलेगा। बहुत कम ऐसे मौके मिले अफवाद के रूप में मिलेंगे। किसी जुलाहे साहब का बहुत बड़ा लान होगा या बहुत बड़ा पार्क होगा जो बैठ का होगा, स्विमिंग पूल बना होगा। तो भारत में गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ापन ये जातीय आधार पर पाया जाता है, ना कि धार्मिक आधार पर होता है। और किसी भी मज़हब में ना सारे कमज़ोर होते हैं, ना सारे फले फूले होते हैं। तो विभिन्न सरकारी रिपोर्टों ने उनकी शिनाख्त की है। उनकी शिनाख्त के आधार पर उन्होंने कहा है कि ये जातियाँ फली फूली हैं, ये जातियाँ जो हैं पिछड़ी हैं, और ये जातियाँ शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आती हैं। तो ये कहना कि पूरा समाज, पूरा एक मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ, ये तो गलत बात है। ये तो एक तरह से मुस्लिम राजनीति को बल देना और सांप्रदायिक राजनीति को बल देना और अशराफ को अपना वर्चस्व बनाए रखने का, अपने राजनीतिक सियासत का की सियासी रोटी सेकने का करने का सिवा कुछ भी नहीं है। और आप इसका विभिन्न सरकारी रिपोर्टों का आकलन कर सकते हैं। पसमानदा मुसलमानों का आरक्षण मोहम्मद यूनुस साहब कहते हैं, पसमानदा मुसलमानों के आरक्षण से मुराद है दलित मुसलमानों का आरक्षण, क्योंकि ओबीसी और एसटी के आरक्षण लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है कि ओबीसी मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है और पसमानदा के ओबीसी हिस्सा है उसको ओबीसी में मिल रहा है, और जो पसमानदा का एसटी का जो आदिवासी जातियाँ उनको एसटी में रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से तीनों में पसमानदा को आरक्षण मिल नहीं पा रहा है ढंग से। पसमानदा ओबीसी में कि ओबीसी किसान जातियाँ उनसे संघर्ष नहीं कर पा रहा है, उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हमें पसमानदा समाज को जागरूक होना पड़ेगा। उसके लिए ओबीसी में कैटेगराइजेशन के वर्गीकरण की मांग करना होगी, जिससे जो समान ताकत वाली जो जातें हैं हिंदू नॉन मुस्लिम्स की, गैर मुस्लिम्स की,
जो पेशेवर जो किसान जातियों से अलग है, जब तक कि वर्ग का बंटवारा नहीं होगा, जब तक पसमानदा को मुनासिब अवसर ओबीसी कैटेगरी में भी नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, इससे दो राय नहीं है। इसी तरह जो एसटी में जो एसटी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है, केंद्रीय सूची में तो लगभग लाभ मिल रहा है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में चूँकि जो जातियाँ एसटी की इस रिजर्वेशन से लाभान्वित होने वाली हैं, उनको जानकारी के अभाव में और अशराफ के पास नेतृत्व होने के अभाव, मुस्लिम समाज का नेतृत्व होने के वजह से, तो जो अलग अलग राज्यों में जो जातों को ओबीसी की एसटी की सूची में शामिल होना चाहिए था, वो शामिल नहीं हो पा रही हैं। इसको भी हमारे समाज को और वो खासकर उन जातियों को जिन्हें लाभान्वित होना है, जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए एक विमर्श बनना ज़रूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सी जातियां ऐसे बंजारा हैं, मेवाती हैं, ये लोग एसटी में आ सकते हैं लेकिन नहीं हैं, तो इसी चर्चा का विषय बनना पड़ेगा। एसटी में हम होने के बावजूद भी एसटी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसी तरह दलितों का मामला, ये दलितों में हम पूरी तरीके से लड़ाई से बाहर हैं। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये सीरियस तौर पर धार्मिक भेदभाव के आधार पर लागू हुआ। जो अशराफ ने एक पृष्ठभूमि बनाई थी बंटवारे के वक्त, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट के वक्त, उसी का ये नतीजा है कि बहरहाल हम इसके लिए संघर्ष हैं और भारतीय सरकार से मांग करते हैं कि ये जो धार्मिक भेदभाव हमारे साथ में है, क्योंकि किसी भी मज़हब का दलित मज़हब बदलने से ना उसका सामाजिक स्तर बदल सकता है, ना उसका शैक्षणिक स्तर बदल सकता है, ना उसका आर्थिक स्तर ना उसका राजनीतिक स्तर बदल सकता है। तो हिंदू दलित से धर्मांतरित ईसाई मुस्लिम या जो भी दलित हैं, उनको भी एसटी के दायरे के में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसकी हम मांग करते हैं। और ये शहजाद खुर्रम साहब एक सवाल कर रहे हैं, जामिया में मुस्लिम आरक्षण मिलने के बाद जामिया देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बन गई, क्या आपको कि नहीं लगता मुस्लिम आरक्षण की वजह से जामिया आज सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है? मैं ये नहीं मानता। देखिए, ये अपवाद हो सकता है कि मुस्लिम रिजर्वेशन वहाँ पर लागू है और जामिया देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बन गई। मैं कतई इस व्यवस्था से सहमत नहीं हूँ। हमारा देश का बंटवारा समान पिछड़े, दलित और आदिवासी की बुनियाद पर है। हम कोई भी इंस्टीट्यूट में हम इसी आधार पर रिजर्वेशन चाहते हैं। हम दबे कुचले की समाज की बुनियाद पर चाहते हैं। हम धर्म के आधार पर किसी भी मांग को, किसी भी बंटवारे को और किसी भी प्रकार के आरक्षण के पुरजोर विरोध करते हैं और हम उसकी हिमायत कभी नहीं करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विशेष संस्था, जहां उन्होंने पाकिस्तान बना रखा है, वहाँ रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन ऐसा भय का माहौल पैदा कर रखा है वहाँ पर कि दूसरे लोग जाते हुए हिचकिचाते हैं, वो क्यों टॉप पे नहीं आई। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और ये एक अपवाद भी हो सकता है। और ये जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उनके मैनेजमेंट की कह लीजिए या उनकी व्यवस्था के लिए, कुछ भी कह लीजिए। शम्स तबरेज़ साहब कहते हैं अशराफ आरक्षण का विरोधी नहीं है, बाकी अपने लिए 100% आरक्षण के समर्थक हैं। जी, समझे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अशराफ जो है आरक्षण का विरोधी वहाँ पर है जहाँ पर उस आरक्षण से पसमानदा को लाभ मिल रहा हो। अशराफ का आरक्षण मतलब मुस्लिम आरक्षण मतलब अशराफ का आरक्षण है और आरक्षण अशराफ केवल अपने ही लिए चाहता, उसे कौम मिल्लत के नाम पर मांगता है। ये शेर खान का अस्सार क्या कहते हैं, वो कौमें फलती फूलती नहीं, इक़्तिदार जिनके हाथ में होता है। ख़ास तौर पर पसमानदा समाज को सत्ता की अहमियत जान लेनी चाहिए, बिना सत्ता के विकास संभव नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पसमानदा समाज पसमानदा एक पहचान है और हम धार्मिक रूप से, मजहबी रूप से मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन सामाजिक स्थिति हमारी पसमानदा की है। हम पसमानदा बन के अगर कोई लड़ाई लड़ेंगे
तो उसके लिए भारतीय संविधान में भी हमारे लिए अवसर हैं और भारतीय व्यवस्था भी हमारे लिए अवसर हैं। और अगर हम कोई मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर लड़ते हैं तो हम आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया का कोई भी दबा कुचला तबका धार्मिक एकता के सहारे आगे नहीं बढ़ सका है। चाहे आप क्रिश्चियन मूवमेंट देख लीजिए, मंडेला मूवमेंट देख लीजिए, या आप मार्टिन लूथर किंग मूवमेंट देख लीजिए, या अम्बेडकर बाबा साहब का मूवमेंट देख लीजिए, कोई भी दबा कुचला तबका किसी भी मज़हब में धार्मिक एकता के सहारे आगे नहीं बढ़ सका है, ना ये मुमकिन है। और अल्तमश मोहम्मद साहब का एक और सवाल है, पसमानदा समाज की बहुत सी जातियाँ अशराफों से भी अमीर हैं, उनको आरक्षण क्यों चाहिए? ये सवाल आप बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि पसमानदा को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है ओबीसी के दायरे में, उसमें क्रीमिलियर लगा हुआ है, उसमें अमीरों को रिजर्वेशन नहीं है। जो 7 लाख से कम के आमदनी वाले हैं उन्हीं के रिजर्वेशन है, बाकी सारों को रिजर्वेशन नहीं है। उसमें क्रीमिलियर लगा हुआ है। और दूसरी बात, जो पसमानदा बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो हो गए हैं, मुख्य समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, उनका अशरफीकरण हो चुका है। बहुत ज़्यादातर लोगों का वो अपने आप को अशराफी समझने लगे हैं। वो दबे कुछ जो उनका जो जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं उस समाज के वो अपने में से नहीं समझते हैं, वो अपने एक अछूत सा टाइप का समझते हैं उनसे। अल्तमश मोहम्मद साहब का आखिरी सवाल है, क्या पूरा पसमानदा आंदोलन सिर्फ आरक्षण की लालच में मुस्लिम समाज को बांट नहीं रहा? उम्मीद है कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे और मेरी चेतना में बेहतरी होगी। अल्तमश मोहम्मद साहब कि ये जहाँ तक मुस्लिम समाज को बंटवारे की बात है, मैं इसको पहले भी वाज़ेह कर चुका हूँ। ये हमारी लड़ाई हमारी एक सामाजिक लड़ाई है। ये हम धार्मिक लड़ाई सुधार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमें सामाजिक सुधार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक स्थिति हमारी पसमानदा की है, ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की है। भले ही हमें एससी का दर्जा प्राप्त नहीं है, उसके अनुसार ही जो भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार हमें हैं, जो भारतीय संविधान में हमें अवसर हैं, उसके अनुसार ही हम संघर्ष कर रहे हैं। और जो उसे जो हमारा शोषक है, तो अशराफ, जो हमारे इन अधिकारों पर पर्दा डाल के धार्मिक उन्माद फैला के हमारे लोगों से उसको बहका कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम संघर्ष कर रहे हैं। और ना कि ये हम किसी मज़हब के और किसी उसके ख़िलाफ़ हमारा संघर्ष नहीं है, ना हम और कोई भी अब इसे अशराफ बांटने की संज्ञा दे दे या कुछ भी संज्ञा दे सकता है। हम सिर्फ अपने जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को दूर करने की लड़ाई है, समाज की मुख्य धारा जोड़ने के लिए संविधान के अंतर्गत जो हमें अधिकार मिले उसके लिए उससे हम उसके ज़रिए हम संघर्ष कर रहे हैं, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं। अल्तमश मोहम्मद साहब का आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल, क्या पसमानदा आंदोलन सिर्फ आरक्षण की लालच में मुस्लिम समाज को बांट रहा है? मैं बार बार इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ, फिर भी अल्तमश मोहम्मद साहब आप बार बार पूछ रहे हैं कि पसमानदा जो लड़ाई लड़ रहा है, पसमानदा अपनी सामाजिक सुधार की लड़ाई लड़ रहा है। वो पसमानदा बन के लड़ रहा है, ओबीसी बन के लड़ रहा है, एसटी बन के लड़ रहा है, एससी बन गया है। जो भी भारतीय संविधान ने, भारतीय व्यवस्था ने जो हमारी शिनाख्त की है उसके अनुरूप ही हम अपने उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हम उससे धार्मिक आइडेंटिटी से हमारा उससे कोई लेना नहीं। हम धार्मिक सुधार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने सामाजिक सुधार की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि किसी भी हमारे भारतीय संविधान में मजहबी आधार पर कोई भी पिछड़ेपन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि जो किसी मज़हब के दबे कुचले तबके को आगे लाने के लिए व्यवस्था की गई है। हम उसी अवसर के सहारे ही हम संघर्ष कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी मारू भाई ऊपर सवाल है, उस्मा खातून है, क्या पसमानदा खुद मुस्लिम समाज के एससी का पसमानदा तरीन लोगों का आरक्षण नहीं कहा जाएगा? ये उस्मा खातून जी का एक अच्छा सवाल है कि पसमानदा, क्योंकि पसमानदा में 3 कैटेगरीज आती हैं, एससी, एसटी और ओबीसी, तीनों का समूह पसमानदा कहा जाता है। देखिए उस्मा खातून जी, पसमानदा को ओबीसी में रिजर्वेशन मिला हुआ है,
और हम जो ओबीसी में कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं, और कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं इसीलिए बात कर रहे हैं, जो हिंदू की किसान जाति हैं उनसे हम जो है कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, और जो पसमानदा की कुछ मजबूत जातियां हैं वो भी नहीं कर पाती हैं, तो जो पसमानदा की दलित जातियां कहीं हम क्या कंपटीशन कर पाएंगी। इसीलिए उसमें हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं ओबीसी कोटे में, और जो हिंदुओं की कमज़ोर जातियां उनसे बैलेंस बना के वर्गीकरण की बात हिमायती हम हैं। और हम उसके भी हिमायती हैं कि उसमें अगर ए बी सी कैटेगरी बन के भी सबसे कमज़ोर जातियाँ भी जो दलित मुसलमान आती जो उन्हें ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, उनके लिए भी अगर कोई मौके अगर ढूंढे जाएं उनके लिए उसी में से, तो उसके भी हम हिमायती, उसके भी विरोधी नहीं हैं। दूसरी बात ये कि अगर जो एससी मुस्लिम हैं जिन्हें पसमानदा का शिनाख्त हम दिए हुए हैं, पसमानदा के ना हम बोलते हैं, उन्हें ओबीसी का दर्जा मिला है। आर्टिकल 341 में जब कभी भी दलित एससी के रिजर्वेशन में दलित मुस्लिम को शामिल कर लिया जाएगा तो ये उनका समाधान हो ही जाएगा, और तो उसके बाद उनका कंपटीशन हिंदू दलित से रहेगा, हमसे कंपटीशन नहीं, जो पसमानदा की मजबूत जातियाँ हैं उनसे कंपटीशन नहीं रहेगा। ठीक है। डेमोक्रेसी कुछ अशराफ साथियों का कहना है कि अगर मुस्लिम आरक्षण मिल जाएगा तो उसमें पसमानदा आरक्षण भी पाया जा सकता है। मुस्लिम ओबीसी आरक्षण का लाभ भी इसीलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ओबीसी मुसलमानों का सामाजिक शैक्षणिक स्तर यादव कुर्मी आदि से बहुत पिछड़ा है। हमें पहले मुस्लिम आरक्षण का मांगना चाहिए। क्या आप कहना इस पर? देखिए, किसी भी तरह की धार्मिक आरक्षण की मांग करना पसमानदा समाज के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जितना भी किसी भी दबे कुचले समाज का धर्मीकरण होगा उतना ही वो समाज के मुद्दे दबते जाएंगे। तो इसके लिए हमें जो है ये बात मैं बार बार कहता हूँ, ओबीसी में जो कुछ किसान मजबूत जातियाँ हैं, यादव, कुर्मी, मौर्य, चौरसिया, ये इनसे ना केवल पसमानदा बल्कि हिंदू की कमज़ोर जातियाँ भी, जैसे प्रजापति हैं, नाई हैं, बढ़ई हैं, आरक है, राजभर है, बेटा, इस तरह तमाम सी जो जिन्हें अति पिछड़ी की संज्ञा दी जाती है, उनकी सामाजिक स्थिति हमारे जैसी है। हम उनसे बैलेंस बना के उसमें वर्गीकरण करा सकते हैं, और ये गैर संवैधानिक भी नहीं है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। कई प्रदेशों में हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी मौजूदा सरकार ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आ चुकी है। अब उसमें ए बी सी 3 कैटेगरीज में बांटा गया 9% का। उम्मीद करते हैं भविष्य में अगर लागू हो गया तो इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। और जो मुसलमानों का जो आरक्षण के नाम से मैं उससे सहमत नहीं हूँ, और ये टेढ़ी खींच ये संविधान के अंतर्गत हो भी नहीं पाएगा, और जो चीज़ हो भी ना पाए उस पर जो है बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये ओबीसी के अंदर कैटेगराइजेशन आसानी से हो जाता है कि ये सामाजिक बंटवारा है, ये कोई धार्मिक बंटवारा नहीं है, तो इसमें हिंदू ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी दोनों को ज्वाइंट में मिला के ही किया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा समाधान यही है कि ओबीसी में जो मजबूत जातियाँ हैं उनका वर्गीकरण हो जाता है, ताकि जो बराबर के लेवल की जातियाँ वो आपस में कंपटीशन करके अवसर हासिल कर सकें। उसमें मैं अलीग हूँ और अंसारी हूँ। मैंने कभी अलीगढ़ में भेदभाव नहीं देखा। आप बताएं कैसे ये कहा जा सकता है कि अलीगढ़ में भेदभाव होता है। तो आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप अशराफों के घर में भेदभाव नहीं देखती हैं। तो अब मैं इस पर ज़्यादा कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। आपने बात कही है, लेकिन आप अलीगढ़ में भेदभाव नहीं देखा तो बड़ा ताजुब की बात है, क्योंकि अशराफ हमें रोज़मर्रा के दिनों में राइट टू एक्सप्रेशन जो एक अधिकार हमें मिला है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार जो भारतीय संविधान ने हमें दे रखा है, भारतीय व्यवस्था ने हमें दे रखा है, हम गैर मुस्लिम के खिलाफ तो बोल सकते हैं, गैर मुस्लिम के खिलाफ तो हम बोल सकते हैं, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्यमंत्री के खिलाफ हम गालियाँ भी देते हैं, पसमानदा देते हैं, लेकिन पसमानदा आज भी इनडायरेक्टली पसमानदा पर हाकिम अशराफी है। पसमानदा अशराफ के खिलाफ चू भी नहीं कर पाता है, चाहे किसी की भी शासन हो।
और आप बड़ी खुशनसीब हैं कि आपने अलीगढ़ में भेदभाव नहीं देखा, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। धन्यवाद। और और कोई क्वेश्चंस हों? मोहम्मद एहतियाम रिप्लाइंग टू उस्मा खान क्लियर लिखिए। और कोई सवाल? और कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। मैं अली तो यहीं से फिनिश की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, और कि आपने डेमोक्रेसी के लोगों का जिन्होंने हमें मौका दिया। और मुझे बहुत बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी मैं माइक एक पे बोल लेता हूँ, लेकिन कभी इस तरह से मतलब जो है लाइव जो है इतनी देर तक की हम नहीं बोले हैं। और बाकी माइक पे तो पब्लिक को एड्रेस वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बाकी हम लोग पसमानदा हैं, हर चीज़ में पसमानदा हैं। अगर ये सब कमियां ना होती तो हम पसमानदा कहाँ होते, मेन स्ट्रीम में होते। जाहिर सी बात है, मेन स्ट्रीम में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डेमोक्रेसी चैनल्स के लोगों का, जिन्होंने हमें मौका दिया। और हमारे समाज, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुद्दों को समझने के लिए हिम्मत जुटाई, हमारे बात सुनने के लिए हिम्मत जुटाई, और पसमानदा विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया। हम बहुत बहुत शुक्रिया, इसी उम्मीद के साथ कि भारतीय व्यवस्था हमारी बातों को सुनेगी, भारत सरकार हमारी बातों को सुनेगी, उनके लिए पसमानदा के, जो कि सबसे वंचित समाज है भारत का, उत्थान के लिए कोई उपाय ढूंढेगी। और इसी उम्मीद के साथ में मैं अलविदा कहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय पसमानदा।